माय डियर फ्रेंड, जीके जीएस प्रैक्टिस सेट के प्रैक्टिस सेट 30 के साथ आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, मैं प्रतिदिन 100 चुनिंदा प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट करवाता हूँ। यह एक पूर्ण प्रैक्टिस सेट होता है। इसमें सामान्य अध्ययन के हर एक सेक्शन, इतिहास, भूगोल, जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी, करंट अफेयर, सभी के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, बिहार दरोगा, रेलवे एनटीपीसी, यूपी दरोगा, यूपी पीएससी, बीपीएससी या फिर एसएससी की तैयारी करते हो, तो आपके लिए ये सेट बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। आप मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को दबा लें। आज का पहला प्रश्न है, वहाबी आंदोलन का मुख्य लक्ष्य क्या था? अंग्रेजों के साथ अच्छे संबंध, इस्लाम को शुद्ध करना, अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन करना, समाज सुधार का विरोध करना। सही आंसर होगा ए नंबर, इस्लाम को शुद्ध करना ही वहाबी आंदोलन का मुख्य लक्ष्य था। यह एक देश विरोधी और सशस्त्र विद्रोह था। शीघ्र ही यह पूरे देश में फैल गया था। इसका प्रचार प्रसार सैयद अहमद बरेलवी ने 1786 में किया था और यह 1786 ईस्वी से 1831 ईस्वी तक अपने चरम उत्कर्ष पर रहा। एक बार सैयद अहमद बरेलवी इस्लाम के पवित्र तीर्थ स्थल मक्का मदीना गए थे। वहाँ पे उनकी मुलाकात अब्दुल वहाब नामक व्यक्ति से हुआ था और उसके ही विचारों से प्रभावित होकर वे एक कट्टर धर्म योद्धा बन गए थे। भारत का पहला किसान स्कूल आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कब खोला गया था? 1936 ईस्वी, 1938 ईस्वी, 1937 ईस्वी, 1939 ईस्वी। सही आंसर होगा 1938 ईस्वी में पहला भारतीय किसान स्कूल आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में खोला गया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है अडयार, वृंदावन, न्यूयॉर्क, जेनेवा। सही आंसर होगा अडयार। यह थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है। थोड़ा मैं और बता दूं आपको इस थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना रूसी निवासी हेलेना ब्लावाट्स्की और अंग्रेजी निवासी अमेरिका निवासी कर्नल हेनरी स्टील अलकॉट ने 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में किया था। डेट याद रखिएगा, 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना की गई थी और बाद में 1879 ईस्वी में 1879 ईस्वी में न्यूयॉर्क से इसकी जो मुख्यालय था उसको मुंबई ट्रांसफ़र कर दिया गया था। फिर बाद में 1886 ईस्वी में अडयार, चेन्नई में इसका परमानेंट अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय बनाया गया था। आंध्र सामाजिक सुधार आंदोलन का नेता कौन था? अमृता लिंगम, सुभाष लिंगम, वीरेश लिंगम, उपरोक्त तीनों। सही आंसर होगा सी नंबर, वीरेश लिंगम। यह आंध्र सामाजिक सुधार आंदोलन के नेता थे। सामान्य रूप से भारत में प्रति 5 वर्षों पर वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। आपको इसका लक्ष्य बताना है कि क्यों की जाती है। राज्य के वित्तीय स्थिति निर्धारित करने के लिए, केंद्रीय सरकार की वित्तीय स्थिति निर्धारित करने के लिए, केंद्रीय सरकार के वित्तीय संसाधन निर्धारित करने के लिए, केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्य का अंश निर्धारित करने के लिए। सही आंसर होगा डी नंबर, केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्य का अंश निर्धारित करने के लिए भारत में प्रत्येक 5 वर्ष पे वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है।
भारत का जो वित्त आयोग है उसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद 280 में किया गया है। अभी तक 15 वित्त आयोग बन चुके हैं, जिसमें से पहला वित्त आयोग जो था वह 1952 से 1957 ईस्वी तक रहा और उसके जो अध्यक्ष थे वो केसी नियोगी थे। अभी जो हमारा वित्त आयोग चल रहा है 2020 में, वह 14वां वित्त आयोग है, जिसकी अवधि 2015 से लेकर 2020 5 साल की मानी जाती है। और 14वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वह YV रेड्डी हैं। आगे जो वित्त आयोग बनाया गया है वह 15वां वित्त आयोग है और उसकी जो अवधि है 2020 से लेकर 2025 ईस्वी तक रखा गया है और इसमें इसके जो अध्यक्ष हैं वह NK सिंह हैं। केंद्र और राज्यों के बीच में करों की शुद्ध आय के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था मूल सिद्धांत को निर्धारित करेगी? योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त आयोग, केंद्रीय वित्त मंत्रालय। सही आंसर होगा केंद्र और राज्यों के बीच में करों की शुद्ध आय के वितरण के लिए जो मूल सिद्धांत निर्धारित किया जाता है वह वित्त आयोग के ही द्वारा किया जाता है। निम्न में से कौन सा एक भारत में वित्त आयोग का कार्य नहीं है? आयकर विभाजन, उत्पाद शुल्क का विभाजन, सहायतार्थ अनुदान निर्धारण, व्यापार कर का विभाजन। सही आंसर होगा व्यापार कर का विभाजन। यह भारत के वित्त आयोग का कार्य नहीं है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा की शुरुआत कब की गई थी? 2 अक्टूबर 2006 ईस्वी, 2 फरवरी 2006 ईस्वी, 15 जनवरी 2009 ईस्वी, 2 अक्टूबर 2009 ईस्वी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, इसे शॉर्ट फॉर्म में नरेगा कहा जाता है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। सही आंसर होगा 2 फरवरी 2006 ईस्वी में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की शुरुआत की गई थी। यह एक तरह का मतलब सरकार के द्वारा आश्वासन होता है कि जो भी अनस्किल्ड लेबर हैं, जो भी अकुशल मजदूर हैं, उनको साल के 100 दिन रोजगार मिलेंगे, लेकिन उनकी कुछ न्यूनतम मजदूरी फिक्स कर दी जाती है। और जो न्यूनतम मजदूरी फिक्स की जाती है वह सबसे पहले जब हुआ था तो 220 रुपया पर डे ये मजदूरी फिक्स की गई थी। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी किसकी पुस्तक है? रॉबिन्स, एडम स्मिथ, केन्स, J.M. केन्ज। सही आंसर होगा यह केन्स। केन्स का पूरा नाम था जॉन मेनार्ड केन्स। नाम पूरा याद रखिएगा, जॉन मेनार्ड केन्स। इनके ही द्वारा जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक लिखी गई थी। जयप्रकाश नारायण द्वारा सर्वोदय योजना को कब प्रकाशित किया गया था? 1954 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में, 1952 ईस्वी में या फिर 1956 ईस्वी? सही आंसर होगा 1950 ईस्वी में सर्वोदय योजना को प्रकाशित किया गया था। सर्वोदय का मतलब ही होता है सबका साथ सबका विकास। मुद्रास्फीति से लाभान्वित होते हैं व्यापारी वर्ग, ऋणी वर्ग, कृषक वर्ग, उपयुक्त में से सभी। सही आंसर होगा उपयुक्त में से सभी। मुद्रास्फीति से सभी लाभान्वित होते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM, नेशनल हेल्थ मिशन की शुरुआत कब की गई थी? 2015, 2006,
2013, 2011। सही आंसर होगा 2013 ईस्वी में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ किया गया था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन दो तरह के हो गए, एक राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और दूसरा राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन। राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए सर्वाधिक विस्तृत पैमाना कौन सा है? जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी। सही आंसर होगा जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यह राष्ट्रीय आय के आकलन करने का सर्वाधिक विस्तृत पैमाना माना जाता है। भारत का पहला व्यापारिक बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जनरल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सही आंसर होगा जनरल बैंक ऑफ इंडिया। और जनरल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1786 ईस्वी में हुआ था और यह भारत का पहला व्यापारिक बैंक माना जाता है। सर्व नहीं, यहाँ स्वर्ण होगा। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की शुरुआत कब की गई थी? 1997 ईस्वी, 1993 ईस्वी, 1998 ईस्वी या फिर 1999 ईस्वी। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का शुरुआत कब किया गया था? सही आंसर होगा 1 दिसंबर 1997 ईस्वी। 1 दिसंबर 1997 ईस्वी को इस योजना की शुरुआत की गई थी। यह शहरी बेरोजगारी और बेरोजगार गरीबों को लाभकारी रोजगार प्रदान करने का प्रयास करता है। इस योजना के तहत जो भी शहरी बेरोजगार लोग हैं या बेरोजगार गरीब लोग हैं उन सभी को रोजगार देने का प्रयास करने के उद्देश्य से स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का शुभारंभ 1 दिसंबर 1997 ईस्वी को किया गया था। दास कैपिटल किसकी पुस्तक है? रॉबिन्स, कार्ल मार्क्स, मनमोहन सिंह, एडम स्मिथ। ऑब्वियसली आप जानते ही होंगे इसका आंसर। तो कार्ल मार्क्स का ही पुस्तक है दास कैपिटल। नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? 1980 ईस्वी, 24 जुलाई 1991 ईस्वी, 1956 ईस्वी या फिर 1973 ईस्वी। नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? सही आंसर होगा 24 जुलाई 1991 ईस्वी। 1990 तक कुछ ऐसे कंडीशंस बन रहे थे जैसे खाड़ी युद्ध वगैरह या फिर खाड़ी देशों में जो पेट्रोलियम का दाम था वो सब बढ़ रहा था। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर थे जिससे देखकर यह साबित हो गया था कि सार्वजनिक उपक्रम की जितनी भी कंपनियां हैं, मतलब जितने भी पब्लिक अंडरटेकिंग कंपनियां हैं वह अपेक्षा पर खरी नहीं उतर रहे हैं। इसीलिए एक बहुत बड़ा बदलाव लाया गया था 1991 में। और मनमोहन सिंह इस समय वित्त मंत्री थे तो उनको ही ये श्रेय जाता है। और 1991 में एक नीति बनाई गई एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। और उसी की तरह व्यापार को बढ़ावा दिया गया और बाहरी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था उसको भी आमंत्रित किया गया। अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 2000 ईस्वी, 2004 ईस्वी, 2003 ईस्वी, 2001 ईस्वी। सही आंसर होगा 2000 ईस्वी में। यह भारत सरकार के द्वारा एक 100% प्रमाणित योजना है और माना जाता है 2000 ईस्वी में इसकी योजना को बनाया गया था, लेकिन लागू जब किया गया था तो वह 2001 ईस्वी से प्रारंभ किया गया था। तो 2000 आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। उद्देश्य इसका था ऐसे वरिष्ठ लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना
जो असहाय, अति गरीब और अभावग्रस्त लोग हैं उनको ही सहायता प्रदान करने के लिए अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत की गई थी। मिड डे मील कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1995 ईस्वी, 2002 ईस्वी, 2004 ईस्वी, 2007 ईस्वी। सही आंसर होगा 1995 ईस्वी में यह मिड डे मील योजना की शुरुआत की गई थी। सबसे पहले, इससे भी पहले तमिलनाडु में यह योजना मिड डे मील मध्याह्न भोजन की योजना चालू किया गया था, जिसकी सफलता को देखते हुए सरकार ने 1995 ईस्वी में मिड डे मील योजना का शुरुआत किया था। मैं आपको बता दूं, मिड डे मील योजना में पहले जो सूखा राशन होता था, ड्राई राशन दिया जाता था, जैसे चावल और गेहूं, ये सभी दिए जाते थे। परंतु 1997-1998 से इसे जो था, पहले ये ब्लॉक भी कुछ ही ब्लॉक में योजना लागू किया गया था, लेकिन 97-98 से हर एक ब्लॉक में इसको लागू किया गया था। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस किसकी पुस्तक है? स्मिथ की, अमर्त्य सेन की, रॉबिन्सन की या फिर मार्शल की? नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, यह किसकी पुस्तक है? सही आंसर होगा यह लियोन रॉबिन्स, पूरा नाम है लियोन रॉबिन्स की पुस्तक है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने भारतीय नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन रेंडरपेस्ट, ऑपरेशन थंडरबोल्ट, ऑपरेशन जीरो आवर, ऑपरेशन ब्लू स्टार। सही आंसर होगा ऑपरेशन थंडरबोल्ट। यह अंग्रेजों के द्वारा भारतीय नेताओं की गिरफ्तारी के लिए चलाया गया एक ऑपरेशन था भारत छोड़ो आंदोलन के तहत। केंद्रीय नियोजन सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया गया? ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और अमेरिका। तो आपका यहाँ पे सही आंसर भी होगा सोवियत संघ। केंद्रीय नियोजन किस देश में अपनाया गया? सोवियत संघ में अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मिता की इकाई है मोल, कैंडला, क्यूरी, न्यूटन। सही आंसर होगा क्यूरी। रेडियोधर्मिता की खोज भी मैडम क्यूरी ने ही किया था और उन्हीं के नाम पर रेडियोधर्मिता की जो इकाई है उसे क्यूरी कहा गया। किसने गोरक्षा समिति बनाई थी? सर्वप्रथम किसने गोरक्षा समिति बनाई थी? आज तो बहुत सारे गोरक्षा समितियां बनी हुई है, पहले किसने बनाया था? गोखले, तिलक, अंबेडकर, गांधी जी। सही आंसर होगा तिलक ने सर्वप्रथम गोरक्षा समिति बनाई थी। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क केबुल लमजाओ किस राज्य में स्थित है? मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, असम। सही आंसर होगा यह मणिपुर में स्थित एक राष्ट्रीय पार्क है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। आपको आंसर पता ही होगा, उत्तर प्रदेश में यह स्थित है। उड़ीसा में स्थित भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस वनों के लिए प्रसिद्ध है? सागवान, डेल्टाई वन, चंदन के वन या फिर मैंग्रोव वन। उड़ीसा में स्थित भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस वनों के लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर होगा डी नंबर, यह मैंग्रोव वन के लिए प्रसिद्ध है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान।
मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? संगाई हिरन, तेंदुआ और चीतल, बाघ और हाथी, जंगली भैंसा। आजकल एक्चुअली एग्जाम का पैटर्न कुछ चेंज कर रहा है। अब आपसे ये नहीं पूछा जाता है कि शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है, वो तो दे दिया जाएगा आपको। मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? आपसे इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आप बताइए, संगाई हिरन, तेंदुआ और चीतल, बाघ और हाथी, जंगली भैंसा। सही आंसर होगा तेंदुआ और चीतल के लिए मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। असम में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? यह तो कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। संगाई हिरन, हाथी, कस्तूरी मृग, एक सींग वाला गैंडा। आंसर आपको पता ही होगा, एक सींग वाला गैंडा के लिए असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है। लोकटक शक्ति परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, केरल, मेघालय, मणिपुर। सही आंसर होगा डी नंबर। यह मणिपुर में स्थित एक शक्ति परियोजना है। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? खड़गवासला, दिल्ली, जामनगर, श्रीशैलम। सही आंसर होगा ए नंबर। खड़गवासला में केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र स्थित है। तालचर और इन्नौर उल्लेखनीय है, मतलब ये दोनों जगह जो है क्यों फेमस है? परमाणु शक्ति संयंत्रों हेतु, जल विद्युत शक्ति संयंत्रों हेतु, भूतापीय शक्ति संयंत्रों हेतु, या फिर तापीय शक्ति संयंत्रों हेतु। तालचर और इन्नौर किसके लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर होगा डी नंबर। तापीय शक्ति संयंत्रों हेतु यह प्रसिद्ध है। भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? यह भी एग्जाम का पूछा गया प्रश्न है। कोलकाता, दार्जिलिंग, मुंबई, चेन्नई। सही आंसर होगा बी नंबर। यह दार्जिलिंग में सबसे पहले भारत में विद्युत आपूर्ति हुई थी। एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। अब तो जम्मू एंड कश्मीर ये केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं। सही आंसर होगा बी नंबर। हिमाचल प्रदेश में एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना शुरू हुई थी। किस राज्य में तेलकासी, चेगलपट्टू नाम के दो नए जिले बनाए गए हैं? आपको आंसर दिख ही रहा होगा स्क्रीन पे। तमिलनाडु के ही ये दो नए जिले बने हैं, तेलकासी और चेगलपट्टू। अशोक का कौन सा अभिलेख दो भाषाओं में है? जूनागढ़ अभिलेख, गिरनार अभिलेख, कंधार अभिलेख या इलाहाबाद अभिलेख। सही आंसर होगा कंधार अभिलेख। यह दो भाषाओं में लिखा गया है। हाथी गुम्फा अभिलेख में किसका उल्लेख मिलता है? सातवाहन वंश की जानकारी, गौतमी पुत्र सातकर्णी का उल्लेख मिलता है, कलिंग के चेदी वंश से संबंधित जानकारियाँ मिलती है, या फिर जैन लोगों को ग्राम दान देने का उल्लेख मिलता है। हाथी गुम्फा अभिलेख बहुत ही फेमस अभिलेख है। सही आंसर होगा जैन लोगों को ग्राम दान देने का उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है।
राज्यसभा का सदस्य होते हुए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी। सही आंसर होगा इंदिरा गांधी। यह पहली महिला प्रधानमंत्री भी थी और यही एक ऐसी प्रधानमंत्री बनी जो पहले राज्यसभा की सदस्य थी, फिर बाद में वह प्रधानमंत्री पद पे गई। इन्फ्लुएंजा फ्लू के लक्षण निम्न में से कौन से नहीं हैं? शरीर पर लाल दाने निकलना, जुकाम व उल्टियाँ, खांसी तथा बलगम, ज्वार एवं सिर दर्द। तो इन्फ्लुएंजा फ्लू के लक्षण कौन से नहीं हैं? सही आंसर होगा शरीर पर लाल दाने निकलना। यह इन्फ्लुएंजा फ्लू के लक्षण नहीं है। बेसनगर का अभिलेख किस राजदूत से संबंधित है? हेलियोडोरस, एरियन, मेगास्थनीज, एस्ट्रेबो। सही आंसर होगा हेलियोडोरस। जब मैंने मौर्य वंश बताया था तो वहाँ पे इसकी चर्चा मैंने की थी। आपको अगर हिस्ट्री से संबंधित वीडियो चाहिए, मौर्य वंश, गुप्त वंश, मुगल साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत, इंडियन नेशनल मूवमेंट, सभी पे वीडियो आपको हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में मिलेंगे। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ आप एक बार हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो को देख लीजिए। इतना गारंटी देता हूँ, एक बार अगर आप ध्यान से देख लेंगे तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके एग्ज़ाम में प्रश्न वहीं से आएंगे। मुक्तेश्वर मंदिर निम्न में से किस शैली का प्रतीक है? नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर होगा यह द्रविड़ शैली में स्थित मतलब जो ये मुक्तेश्वर मंदिर है यह किस शैली को प्रतीक है? तो द्रविड़ शैली का प्रतीक है। गंग वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? वासुदेव, ब्रजहस्त पंचम, चंद्रदेव, हरिश्चंद्र। गंग वंश का संस्थापक निम्न में से कौन सा था? आपने नाम तो सुना होगा इस वंश का, आपको बताना है कि उसका संस्थापक कौन था। सही आंसर होगा ब्रजहस्त पंचम। यह गंग वंश का संस्थापक था। घुटनों के बल बैठकर मैंने रोटी मांगी और मुझे पत्थर मिले। यह कथन महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान कहा था? असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। सही आंसर होगा दांडी मार्च। इसमें ही अहमदाबाद से साबरमती आश्रम से दांडी तक पैदल यात्रा करके गए थे। नमक कानून को तोड़ने के लिए उसे ही दांडी मार्च कहा जाता है। और इसमें ही गांधी जी ने कहा था, घुटनों के बल बैठकर मैंने रोटी मांगी और मुझे पत्थर मिले। राज्यपाल निम्न में से किस को संबोधित कर त्यागपत्र दे सकता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश को, राज्य के मुख्यमंत्री को, भारत के महान्यायवादी को, भारत के राष्ट्रपति को। सही आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति को संबोधित करके राज्यपाल अपना त्यागपत्र दे सकता है। बंद अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था है जिसमें पहला नंबर है मुद्रास्फीति पूर्णतया नियंत्रित होती है, बी नंबर है घाटे की वित्त व्यवस्था होती है, सी नंबर है केवल निर्यात होता है, डी नंबर है ना तो निर्यात होता है ना ही आयात होता है।
सही आंसर होगा डी नंबर। बंद अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था होती है, क्लोज्ड इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी होती है जिसमें ना तो एक्सपोर्ट होता है ना ही इंपोर्ट होता है, ना तो आयात होता है ना ही निर्यात होता है। कौन सा सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है? मानव विकास सूचकांक, लिंग असमानता सूचकांक, मानव गरीबी सूचकांक, बहुआयामी गरीबी सूचकांक। सही आंसर होगा डी नंबर, बहुआयामी गरीबी सूचकांक। इससे गरीबी की तीव्रता को मापा जाता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है? बेरोजगारी के कई प्रकार होते हैं, सीजनल बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, तो इस तरह से छिपी हुई बेरोजगारी। तो आपको यहाँ पे बताना है प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है। पहला ऑप्शन है काम करने के इच्छुक होना और काम ना मिलना। बी नंबर पूरे वर्ष भर प्रत्येक दिन काम ना मिलना। सी नंबर विशाल श्रमिक शक्ति को नियोजित करने के लिए पूंजी का अपर्याप्त होना। डी नंबर आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। इनमें से कौन सा प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है? सही आंसर होगा डी नंबर, आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना ही प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाती है। जैसे अगर आपके पापा किसान हैं और पापा खेत में काम कर रहे हैं, भैया भी किसान हैं वह भी खेत में काम कर रहे हैं, और आप बाहर में पढ़ाई करते हैं, फिर आप पढ़ाई जॉब तो हुआ नहीं, अगर मान लीजिए आपको जॉब नहीं हो पाया तो फिर आप भी गांव में आ गए और खेती में भाग ले लिए, तो वहाँ पे क्या होगा कि आमदनी जितनी थी वो तो उतनी ही आएगी। अगर पापा और भाई दो लोग से ही काम हो जाता था तो भी आमदनी उतनी ही आती है, और आप एक तीसरे आदमी हो गए जो आप भी आमदनी को बांटेंगे, लेकिन आप एक एक्सेस मजदूर की तरह वहाँ पे काम कर रहे हैं जबकि आपकी ज़रूरत नहीं थी। तो इस तरह की बेरोजगारी ही प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाती है। निम्न में से कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र 2 राज्यों में विस्तृत है? बुक्सा सुंदरवन, मानस, पेंच, सरिस्का। 2 राज्यों में विस्तृत बाघ अभयारण्य कौन सा है? सही आंसर होगा पेंच अभयारण्य 2 राज्यों में विस्तृत है। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए पेंच किन किन 2 राज्यों में विस्तृत है। गर्म रुधिर वाले जंतु भी होते हैं जो अपने शरीर के तापमान को क्या करते हैं, आपको डेफिनेशन देना है, हमेशा एक सा बनाए रखते हैं, वातावरण के तापक्रम के बराबर बनाए रखते हैं, वातावरण के तापक्रम के नीचे रखते हैं, वातावरण के तापक्रम से ऊंचा रखते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा वार्म ब्लडेड एनिमल एंड कोल्ड ब्लडेड एनिमल। जो भी मैमल्स होते हैं वो वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं। सही आंसर होगा हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। गुप्त वंश का प्रतीक क्या था, मतलब राजकीय चिन्ह क्या था? लक्ष्मी, गरुड़, स्वास्तिक, बराह। सही आंसर होगा गरुड़, गुप्त वंश का राष्ट्रीय प्रतीक था। प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, मतलब कब से जोड़ा जाता है 5 वर्ष। चुनाव परिणामों की घोषणा की तिथि से निर्वाचित सदस्यों द्वारा पद की शपथ की लेने की तिथि से पंचायत के चुनाव करने की अधिसूचना जारी होने की तिथि से पहली बैठक की तिथि से। सही आंसर होगा पंचायत का जो कार्यकाल 5 वर्षों का होता है वह जब पंचायत ग्राम सभा का पहला वर्ष बैठक होता है
उस दिन से प्रारंभ होता है। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान अवसादी चट्टान है? चट्टानें 3 प्रकार की होती है: आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें। तो कौन सी चट्टान अवसादी चट्टान है? चारनोकाइट, ग्रेनाइट, असितास्म जिसे हम बेसाल्ट भी कहते हैं, आर्कोज। निम्न में से कौन सा चट्टान अवसादी चट्टान है? सही आंसर होगा आर्कोज एक अवसादी चट्टान है। अवसादी चट्टान का मतलब होता है वैसी चट्टानें जिसका निर्माण परत दर परत जमने से हुआ है। मानव विकास सूचकांक किस देश के मानव विकास में किस प्रकार की प्रगति को मापता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जब जारी किया जाता है किसी देश के बारे में तो वह किसकी जानकारी देता है, मतलब किस तरह से मापा जाता है? प्रतिशतता में दिया जाता है, औसत में दिया जाता है, प्रति व्यक्ति लिया जाता है या फिर निरपेक्ष मान होता है? सही आंसर होगा यह औसतन विकास को मापता है। मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। किस वेद को रुद्र नामक शब्द का आरंभिक स्रोत माना जाता है? रुद्र शब्द भगवान शंकर के लिए उपयोग होता है और आप आंसर देख ही रहे हैं, ऋग्वेद को रुद्र शब्द का आरंभिक स्रोत माना जाता है। भारत के समुद्र तटीय सीमा रेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? पूरे भारत की बात हो रही है। समुद्री तटीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 9200, 6100, 15200, 7500। बच्चे इस क्वेश्चन में बहुत ही कंफ्यूज होते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। सही आंसर होगा 7500। देखिए, जब आप भारत की मुख्य भूमि मतलब अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को अगर आप हटा देते हैं तब समुद्री तटीय जो रेखा हो जाती है वह 6100 किलोमीटर होता है। और जब आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को जोड़ते हैं तब भारत की तटीय समुद्री रेखा जो होती है, मतलब वाटर बॉर्डर लाइन जो हो जाता है, उसकी कुल लंबाई 7500 किलोमीटर हो जाता है। अगर हम इसमें जो भी लैंड साइड से, जैसे चाइना साइड में लैंड का जो बॉर्डर है उसको भी ऐड कर देते हैं तब टोटल जो हो जाता है, अगर आपसे पूछा जाए समुद्री तटीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, 7500। अगर आपसे पूछा जाए भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है तो कुल मिलाकर हो जाएगा 15200। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? आर.सी. मजूमदार, रमेश चंद्र दत्त, आर.जी. भंडारकर, रजनी पाम दत्त। सही आंसर होगा बी नंबर, रमेश चंद्र दत्त। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने और बसने की अनुमति मिली थी? आप जानते हैं ब्रिटिश लोग यहाँ पे व्यापार करने के लिए आए थे और भारत पे अधिकार किया था, इसीलिए संविधान में उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी गई थी, लेकिन अभी भी नहीं दिया गया है। और पहली बार जो भूमि खरीदने और बसने की अनुमति उन्हें मिली थी, कब मिली थी? 1813 ईस्वी, 1833 ईस्वी, 1853 ईस्वी, 1858 ईस्वी। सही आंसर होगा बी नंबर, 1833 ईस्वी में ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम भारत में भूमि खरीदने और बसने की अनुमति मिली थी। रेल बजट, रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट कब प्रारंभ हुआ था? अभी तो फिर से मिल गया है रेल बजट, और जो मुख्य बजट होता है दोनों साथ में ही प्रकाशित किया जाता है, लेकिन पहले रेल बजट को
अलग से रेल मंत्रालय के द्वारा बनाया जाने लगा था, तो कौन सा ईस्वी था? 1925 ईस्वी, 1929 ईस्वी, 1858 ईस्वी, 1935 ईस्वी। सही आंसर होगा, रेलवे बजट को जो पृथक किया गया था वह 1925 ईस्वी में। भारत के विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ था? लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में, लॉर्ड लीटन के शासनकाल में, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में या लॉर्ड मेयो के शासनकाल में? विकेंद्रीकरण इंग्लिश में डिसेंट्रलाइजेशन। सही आंसर होगा डी नंबर, लॉर्ड मेयो के ही शासनकाल में भारत में विकेंद्रीकरण का शुरुआत हुआ था। 1938 ईस्वी के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर जो राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष कौन थे? वी राव, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद? सही आंसर होगा बी नंबर, जवाहरलाल नेहरू उस राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष थे जिसका निर्माण 1938 ईस्वी में हुआ था। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में देश का भीषणतम महाकाल 1942-43 में कहाँ पर आया था? 1942-43 ईस्वी में जो सबसे खतरनाक अकाल आया था वह कहाँ पे आया था? बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात? सही आंसर होगा, बंगाल में भीषण अकाल पड़ा था 1942-1943 में। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? दादा भाई नौरोजी, रमेश चंद्र दत्त, जवाहरलाल नेहरू, MG रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे? सही आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। आज भर के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपको बताना चाहूँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को दबा लें और दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 31 के साथ अगले दिन।